बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलिहान सफल किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भौजी का जोहार, नमस्कार। इंतजार है आपको कृषि समाचार का, तो चलिए आपको लिए चलते फटाफट कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशि खलकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तीसी की 2 किस्में की गई हैं विकसित। प्रगतिशील पशुपालकों को किया जाएगा पुरस्कृत। बकरी पालन से अधिक आमदनी के लिए ब्लैक बंगाल। अब समाचार विस्तार से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने तीसी की 2 किस्में विकसित की हैं। दिव्या और प्रियम, ये 2 किस्में काफ़ी लाभकारी साबित हो रही हैं। औषधीय गुणों वाली तीसी की देश एवं विदेश में ज़्यादा मांग एवं बेहतर मूल्य को देखते हुए इसकी खेती में निर्यात की काफ़ी संभावनाएं बढ़ी हैं। राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने में यह फसल सहायक साबित होगी। सिमडेगा जिले के पशुपालक भाइयों को जिला स्तर पर प्रगतिशील पशुपालक और राज्य स्तर पर मॉडल इकाई विकास पुरस्कार योजना से पुरस्कृत किया जाएगा। जिला स्तर पर विगत 3 वर्षों से उन्नत पशुपालन एवं प्रबंधन का कार्य कर रहे पशुपालकों को और राज्य स्तर पर वैज्ञानिक विधि से विशिष्ट मॉडल इकाई के विकास के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इच्छुक पशुपालक जिला पशुपालन कार्यालय सिमडेगा में शीघ्र आवेदन जमा करें। किसान भाई, जब हम आलू की खेती करें तो कंद को पूरी तरह से मिट्टी से ढक कर रखने का प्रयास करें। इससे आलू का रंग हरा नहीं होगा। आलू का हरा होना किसी बीमारी का लक्षण नहीं है। किसान इसे बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आप आलू की खेती कर रहे हैं और आलू का रंग हरा हो रहा हो तो चिंता नहीं करें। हरा आलू बीज के लिए अच्छा माना जाता है। यह कोई बीमारी नहीं है। इसे बीज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो किसान भाई आलू की खेती करते हैं उसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि आलू हरा हो जा रहा है। तो आलू हरा होने से उसमें कोई बीमारी या इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलू हरा जो हो जाता है उसको किसान भाई बीज के लिए रखे, वो बीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चूँकि जब आलू तैयार होता है और मिट्टी ऊपर से हट जाती है और सूर्य की रोशनी जब उसमें पड़ती है तो उसकी वजह से आलू हरा हो जाता है। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीज के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसलिए इस आलू को बीज के लिए इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो आलू है जो हरी नहीं हुई है उस आलू को आप लोग सब्जी के रूप में बिक्री भी कर सकते हैं, खा सकते हैं। और अगर मिट्टी से अच्छे से ढक कर रखेंगे आलू को तो वो हरा नहीं होगा। पशुपालक भाई, यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं तो अच्छी नस्ल की मांस वाली या दूध वाली या दोनों प्रकार की बकरी, देशी या संकर का चुनाव करें। उन्नत नस्ल में ब्लैक बंगाल ज़्यादा लाभ देती है। उन्नत नस्ल के बारे में और विशेष जानकारी के लिए मिलते हैं विशेषज्ञ से। किसान भाइयों के लिए हम नस्ल की बात करें तो यहाँ के लिए जो झारखंड प्रदेश है उसमें सबसे उपयुक्त नस्ल कहें तो ब्लैक बंगाल है। और इस प्रदेश में इससे अच्छा नस्ल बकरियों में नहीं माना जा सकता है। अगर बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड है दूसरे नस्लों की तो संकर नस्ल पे जा सकते हैं। और संकरन में ख़ास तौर से सिरोही, बीटल, बारबरी, इन सब बकरों के साथ यहाँ की बकरियों का संकरन किया जा सकता है। किसान भाई, बागवानी में निकौनी के लिए नूतन खुरपा नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 6 से 8 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है भिंडी फसल में लगे खेत में कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, आप अपने भिंडी फसल लगे खेत में पक्षियों को बैठने के लिए पक्षी आश्रय बनाएं। प्रति एकड़ की दर से 10 पक्षी आश्रय बनाएं।
ये पक्षी फसल में लगने वाले कीड़ों को मारकर खाते हैं। इससे फसल कीट मुक्त रहता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम तुरंत हाजिर होते हैं कई जानकारियां लेकर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहन तरह तरह की खेती बाड़ी करते हैं। सब्जियों की खेती, फलों की खेती, साग सब्जी, फल, अनाज, हर चीज़ की खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं सब्जियों के फसल के देखभाल के बारे में। और इसके लिए हम आपको लिए चलेंगे सीधे हमारे स्टूडियो, जहां हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी देने के लिए मौजूद हैं। तो चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ गौतम। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सब्जी फसल की देखभाल के विषय में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री धनंजय कुमार, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं ICAR पलांडू में। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आपको सब्जी फसल की देखभाल के विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से जुड़ सकते हैं, जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर कि जाड़े का मौसम अब शुरू होने वाला है, बरसात समाप्ति की ओर है, सहरन भी महसूस हो रही है। जब मौसम का परिवर्तन होता है तो बहुत सारी चीज़ों में भी बदलाव होता है, खेती में भी बदलाव होता है। तो अभी जिन किसान भाइयों के खेतों में जो सब्जी फसलें लगी हुई हैं, उनको क्या सावधानी अपनानी चाहिए? अभी जो सब्जी फसल लगा होगा किसान भाई आपके खेत में, तो बारिश के दिनों में लगाया गया होगा। तो बारिश के दिनों में क्या होता है कि जब ज़्यादा बारिश होता है तो उस समय कीट एवं रोग के प्रभाव ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो है बारिश ज़्यादा होने से मिट्टी भी बैठ जाता है। तो पहला है कि निकाई गुड़ाई करके मिट्टी को हल्का कर लें।
जिससे कि बारिश के दिन में जो मिट्टी बैठा है तो जड़ के पास जो है हवादार हो जाए, तो उससे जो है पौधे की पैदावार अच्छी होगी। दूसरा है कि बहुत सा रोग एवं कीट का प्रभावित जो पत्ती है या डंठल है, जिसको कि हटाने से हमारे फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है, उस तरह के भाग को कटाई छटाई करके हटा दें। उसके बाद अगर आप रासायनिक खाद का या पोषक तत्व का प्रयोग किए हुए हैं, बारिश के दिनों में बह गया है, मतलब पौधा का बढ़वार सही नहीं है, लग रहा है कि इसको पोषक तत्व की कमी है, तो आप पोषक तत्वों के फिर से जो है एक बार प्रयोग करें। और अगर आप ज़मीन में नहीं कर सकते हैं तो अभी घुलनशील पोषक तत्व जैसे कि आपको 19-19-19 NPK करके आता है, 20-20-20 करके आता है, उसका अगर 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो उससे जो तेज़ बारिश से जो नुकसान हुआ था पौधों का, उससे आपको प्रभाव कम हो जाएगा और पौधे के बढ़वार भी अच्छा होगा, फल की गुणवत्ता भी अच्छा होगा। तो उन सब बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें। और वही है कि कटाई छटाई करने से क्या है कि उनको पता चलेगा कि अब कीट एवं बीमारी का प्रकोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले क्या होता है कि अगर हम उसी पत्ती और डंठल को छोड़ देंगे तो उससे पता नहीं चलता है कि हमारा कीट अभी बढ़ रहा है कि घट रहा है। जी, तो जैसे आप बता रहे हैं कि कीट का प्रकोप हो सकता है, तो इस वक्त किस तरह के कीट लग सकते हैं और क्या उपाय हो सकता है उसका? जैसे मुख्य रूप से अभी जो है किसान भाई के खेत में एक तो फूल गोभी होगा, पत्ता गोभी होगा, और दूसरा बैगन, टमाटर, मिर्चा, मुख्य फसल जो है ज़्यादातर किसान भाई के खेत में है। बैगन में एक समस्या आता है फल छेदक कीट का। पहले जो है डंठल में आता है, उसके बाद जब फल आ जाता है तो फल में के अंदर आ जाता है। तो उसका है कि उसको नियंत्रण करने के लिए पहले तो है कि कटाई छटाई करें। जिस भाग में भी वो बैगन का कीट घुस गया है तो डंठल में घुसता है तो थोड़ा सा मुरझा जाता है, तो उसको ऊपर से काट करके हटा दें। दूसरा है कि जो बैगन में आपको फल में कीड़ा घुसा हुआ है, जो कनाइल बैगन तो आप उसको तोड़ाई करके और उसको इसी तरह से खुले में नहीं फेंकें, उसको जो है गड्ढा में डाल करके मिट्टी से दाब दें या जला दें, जिससे क्या होगा कि उसका संख्या कम होगा, कीट की संख्या कम होगा। और उसके बाद जो है आप 2-3 दवाई हैं, जैसे फेम है, कोराजेन है, इन दोनों दवाई का अलग अलग 1 ml दवा 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना चाहिए, लेकिन कम से कम 15 दिन के अंतराल पर। इस बीच में आपको नीम आधारित दवा जो बाज़ार में उपलब्ध है उसका आप अगर प्रयोग करते हैं, एक रासायनिक दवा के बीच में एक नीम आधारित दवा का प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि उससे मतलब आपका प्रभाव कम होगा। और साथ साथ होता क्या है कि जिस कीट मतलब फल में एक बार कीट घुस गया तो आप कितना भी दवाई डालेंगे तो उसका नियंत्रण संभव नहीं होगा। तो अभी जो हम छिड़काव कर रहे हैं उसका हमको रिजल्ट जो है 15 से 20 दिन बाद पता चलेगा। अच्छा। क्योंकि हम दवाई डाल दिए और फल का तोड़ाई 2 दिन 4 दिन के बाद करेंगे और देखेंगे कि कीट तो मरा नहीं है, तो उस स्थिति में किसान भाई पुनः दवाई डाल देते हैं, तो उससे जो है उनका नुकसान होता है। फसल का भी अगर ज़्यादातर जब दवाई आप डालेंगे तो फलन भी कम होता है, फूल झड़ने लगता है। तो आप एक बार छिड़काव जब कर रहे हैं तो उसका जो है 15 दिनों के बाद रिजल्ट मिलेगा। तो वह उस तरह से आप जो है उसको करें। टमाटर है, टमाटर में भी फल छेदक कीट आता है, तो टमाटर में फल छेदक कीट के लिए लार्विंग नामक दवा जो है 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी में मिला करके छिड़काव करते हैं, तो उससे जो है उनका नियंत्रण हो जाएगा। टमाटर में भी देखना है कि जब हमारे हरा फल में कीट अगर घुस गया है, छेद दिखाई पड़ रहा है, तो उस फल को आप तोड़ करके हटा दीजिए, क्योंकि अगर उसको पौधा में रखेंगे तो पौधा से वो भोजन भी लेगा और जब पकेगा तो फल सड़ जाएगा, नष्ट कर तो बेकार के आपका पोषक तत्व भी जा रहा है, पौधे के ऊपर भार भी बढ़ा हुआ है और अगला फल भी आपको नहीं आएगा। तो उस तरह के फली को आपको हटा देना है। एक हम बीच में रोक कर आपसे जानना चाहेंगे, गोभी के बारे अक्सर देखते हैं हम, गोभी में कई तरह के कीट लग जाते हैं और कई बार गोभी का फलन भी अच्छा नहीं होता, कई बार छोटा रह जाता है, तो इसका क्या कारण है? किसान भाई इससे कैसे बचे? जैसे किसान भाई कीट के बारे में ज़्यादातर कीट जो है पत्ती खाने वाला जो है, तो पत्ती खाने वाला कीट का जैसे कि जो बैगन में दवा बोले फेम है,
कोराजेन है या लार्विन नामक दवा है, उसको अगर आप छिड़काव करते हैं, एक इंडोक्साकार्ब नामक दवा भी आधा ml प्रति लीटर पानी मिला करके छिड़काव करेंगे तो उससे भी नियंत्रण हो जाएगा। एक जैविक दवा है स्पिनोसेड, सक्सेस करके बाजार में आता है, 1 ml प्रति लीटर के दर से डालेंगे तो उसका भी नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन हमको कोई भी कीट का या रोग का पहचान पहले करना है, खेत में हमको निरीक्षण करते रहना है जिससे कि प्रकोप ज़्यादा नहीं हो। किसान भाई जब प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तब जाके हम दवा डालते हैं, तो उससे हमारा नियंत्रण मुश्किल होता है। अगर हम शुरू में ही देख लें कि उस तरह का कीट आ गया है तो पहले तो उस पत्ती को काट करके हटा देंगे जिसमें वो कीट है, तो उससे संख्या हमारा कम होगा। दूसरा है कि जब छिड़काव करेंगे तो उससे पता चलेगा कि नियंत्रण हुआ कि नहीं, दवा डालने से नियंत्रण हुआ कि नहीं। तो इस तरह से दवा से ज़्यादा जरूरी है कि हमको सावधानी, मतलब रासायनिक दवा अंतिम हथियार है, हमको पहले से सावधानी बरतना है कि कटाई छटाई निकाई गुड़ाई करेंगे तो उससे भी कीट एवं रोग का ज़्यादातर नियंत्रण हो जाता है। जैसे हम अभी पूछ रहे थे फूलगोभी के बारे में, तो कई बार बढ़ता नहीं, क्या उसमें कुछ उर्वरक का भी असर होता है क्या? 2 कारण हो सकता है। एक तो है कि अगर आपके मिट्टी में पोषक तत्व की कमी है तो उसके कारण भी आपको मतलब उसका फूल छोटा होगा। दूसरा होगा किस्म पर भी, अगर किस्म जो है सही किस्म नहीं है, आप पहले से उस किस्म का नहीं लगाए हुए हैं और अगर इस साल लगा रहे हैं तो हो सकता है किस्म का उसमें, तो मिट्टी की जांच भी बहुत जरूरी है और सही किस्म भी, सही किस्म, क्योंकि अगर किस्म आप पहले से लगा रहे हैं उस वही किस्म अगर छोटा हो रहा है तो उसमें फिर आपको पोषक तत्व की कमी होगा। और फूलगोभी पत्ता गोभी में किसान भाई को एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि जब भी फूलगोभी पत्ता गोभी का खेती करें तो उसमें जो है अपने उस खेत में चूना का प्रयोग जरूर किया। ऐसे झारखंड के मिट्टी में अम्लीय मिट्टी है, इसमें चूना का प्रयोग प्रति वर्ष करना चाहिए, लेकिन फूलगोभी और बंदा गोभी में ज़्यादा करना चाहिए कि उसमें उसका कमी दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ बोरन एक पोषक तत्व है जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, उस बोरन का भी सबसे ज़्यादा कमी जो है फूलगोभी एवं पत्ता गोभी में दिखाई पड़ता है। देखते होंगे किसान भाई कि फूलगोभी का जो है फूल सड़ने लगता है या उसका डंठल अंदर काटेंगे तो वो भी सड़ जाता है, तो बोरन का कमी के कारण होता है। और तो ये बोरन की कमी जो है उसकी पूर्ति कब करेंगे किसान भाई? जब भी हम कोई फसल लगा रहे हैं जैसे फूलगोभी या पत्ता गोभी, तो आप कम से कम 15 दिन के बाद, रोपाई के 15 दिन के बाद और 10 से 15 दिन के अंतराल पर 3 छिड़काव बोरन का आप जरूर करें। 1 ग्राम बोरन और 5 ग्राम यूरिया मिला करके आप उसमें अगर छिड़काव कर देंगे तो आपको फसल का उत्पादन भी बढ़ जाएगा, फूल का गुणवत्ता भी बढ़ जाएगा और सड़ने गलने की बीमारी भी उसमें नहीं आएगा। बिल्कुल। और वैसे बोरन जो है सभी सब्जियों में यहाँ पर कमी पाया जा रहा है, क्योंकि पहले बोरन का कमी नहीं, लेकिन अब बार बार जब हम खेती कर रहे हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी दिखाई पड़ रहा है, जो कि उनको अगर मिट्टी जांच करवाएंगे तो इसमें उनको मालूम हो जाएगा। तो इसलिए जो है सभी सब्जियों पर बोरन का छिड़काव करना चाहिए। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कृषि का सिंचाई, और बरसात के मौसम के बाद इधर सिंचाई की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाई अभी क्या करें, सिंचाई के लिए वो क्या कदम उठाएं, कब सिंचाई दें और कितनी सिंचाई दें? किसान भाइयों, जैसे अभी हमारे झारखंड में 2 तरह के किसान होंगे। एक तो टपक सिंचाई वाले होंगे जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली लगा चुके होंगे, ड्रिप इरिगेशन। तो वो तो अभी जो है बहुत ज़्यादा अभी तापमान नहीं बढ़ा है, और तो अभी 5 से 6 दिन में जो परंपरागत ढंग से सिंचाई करते हैं, नाली के द्वारा करते हैं, तो 5 से 6 दिन 7 दिन में नमी को देखते हुए खेत में नमी रहे उस हिसाब से सिंचाई करें। लेकिन जो टपक सिंचाई प्रणाली लगाए हो किसान भाई 20 मिनट 25 मिनट अपने मिट्टी एवं पौधा को देखते हुए प्रतिदिन के अगर करते हैं तो उससे जो है पौधा का बढ़वार अच्छा होगा। बिल्कुल। अब हम आते हैं जो किसान भाई, ये तो बात हो गई कि जिनकी खेत में फसलें लगी हुई हैं, ऐसे किसान भाई हैं जो फसल लगाना चाहते हैं, रबी की जो फसल होती है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप, किस तरह तैयारी करें? क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि बाद में ये नहीं होना चाहिए, पहले से जानकारी, तो जो पहले जानकारियां हैं वो हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचा दें। पहले तो किसान भाई हमारा सुझाव रहेगा कि अगर आप अभी जो है बैगन, टमाटर, मिर्चा, फूलगोभी, बंदा गोभी लगाने के लिए सोच रहे हैं तो हमारा सुझाव रहेगा कि अभी आप इसको नहीं लगाएं। इसको जो है
15 दिसंबर के बाद जो है बीज बिछड़ा तैयार करें, जिससे कि जब गर्मी शुरू हो तो गर्मी के प्रारंभ में इसका रोपाई करें। होता क्या है कि जब हम ज़्यादा पछात इस फसलों को लगाते हैं तो जनवरी फरवरी के महीने में उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता। दूसरा है कि बैगन, टमाटर और मिर्च में अभी अगर रोपाई करेंगे तो उसका बढ़वार भी नहीं होता। अगर बढ़वार नहीं होगा तो उपज भी कम होता है। एक बाज़ार में दाम भी कम मिलेगा और दूसरा उपज भी कम होगा। और फूलगोभी, पत्ता गोभी भी जो है अब पछात जो है लगाने से क्या होता है कि जितने भी मैदानी भाग के राज्य हैं वहाँ से जब उत्पाद यहाँ पर आ जाते हैं झारखंड के बाज़ारों में, तो यहाँ का जो है मूल्य उस तरह से नहीं मिल पाता है किसान भाइयों को। तो अभी जो है मुख्य रूप से किसान भाई मटर लगा रहे होंगे, तो मटर का जो है किस्म का चुनाव कर लें। जैसे कि अभी बाज़ार में बहुत सा निजी कंपनियों की मटर आया हुआ है जो 9 से 10 दाना रहता है, उसका वो देख लें। जैसे एक एडवांटा का GS10 करके है, उसका या अंकुर का है, वेलकम का है, तो उस सब मटर को अभी लगावें। लेकिन मटर भी लगाने से पहले जो हम बोले कि यहाँ के खेत में चूना का प्रयोग जरूर करें। अगर मिट्टी जांच करवा लिए हैं तो मिट्टी जांच के अनुसार ही आप मृदा कार्ड के अनुसार ही पोषक तत्वों का प्रयोग करें। और नहीं करवाएं उस हालत में भी आप चूना का प्रयोग करें। करंज खली या नीम खली का प्रयोग अपने खेत में 1 किलो प्रति डेसिमल के दर से करें। और गोबर खाद का प्रयोग ज़्यादा करें, रासायनिक खाद का प्रयोग कम करें। जी, खेत की तैयारी की ये बात खेत है। के, हाँ। और प्रभेदों के चुनाव में क्या ध्यान रखें? मटर में तो जैसे कि हम बताएं कि जो मटर मतलब थोड़ा सा 9 से 10 दाना वाला है, तो मटर बाजार में अभी जो है GS10 करके या वेलकम अंकुर का है। हमारे अनुसंधान केंद्र पर भी जो है पलांडो में जो है आर्केल एवं स्वर्ण मुक्ति करके जो है किस्में का बीज उपलब्ध है, जिसमें कि मटर में एक और बीमारी आता है पाउडरी मिल्ड्यू। जब फल फूल आएगा तो उस समय पौधा पर जो है सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा हो जाता है। तो हमारे केंद्र से जो स्वर्ण मुक्ति किस्म विकसित किया गया है उसमें दाना 6 से 7 दाना है प्रति फली, लेकिन उसका विशेषता है कि उसमें जो है वो रोगरोधी किस्म है, उसमें उसका प्रभाव कम पड़ता है, तो उससे नुकसान वहाँ पर नहीं होता है। लेकिन जो किस्म में अगर पाउडरी मिल्ड्यू रोगरोधी किस्म नहीं है तो जो फल आएगा और फल तोड़ाई का समय आएगा तो उस समय आप देखेंगे पूरे खेत में जो है सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा होता है। तो उससे क्या होता है कि फल का गुणवत्ता पर असर पड़ता है, साथ साथ उत्पादन पर भी असर पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके भी किस्मों का चुनाव करें। बिल्कुल। और आलू और प्याज की भी खेती बड़े पैमाने पर करते हैं किसान भाई, खासकर आलू की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। कई बार उनको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। किसान भाई जो आलू की खेती करना चाहते हैं उनको इस वक्त क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? किसान भाइयों, जहाँ भी हम लोग बात करें कि जैविक खाद का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, चूना का जरूर प्रयोग करें, खेत में डालने वाला चूना, और उसके बाद जुताई अच्छा से करें, निकाई उकाई खरपतवार निकाल दें, जिससे कि जब हम आलू के फसल लगाते हो तो पौधा जब निकले तो उस समय जो है हमारे खेत में जो है पहले क्या होता है कि अगर सही से मिट्टी की तैयारी हम नहीं करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो है हमारा अंकुरन, बीज के अंकुरन से पहले घास का अंकुरन हो जाता है। तो वहाँ पर जो है जो भी पोषक तत्व आप डाले हैं वो पहले आपको घास ले रहा है, खरपतवार ले रहा है, आपको पौधा को उपलब्ध नहीं होता है। तो सही से निकाई गुड़ाई जुताई करके और चूना का प्रयोग, खली का प्रयोग और गोबर खाद का प्रयोग, और साथ साथ एक सुझाव रहेगा कि रासायनिक खाद जो है तो यूरिया का प्रयोग आप बीज बुआई या रोपाई के टाइम में नहीं करें, क्योंकि उस समय पौधा का जड़ उस तरह का नहीं रहता है जो तत्काल नाइट्रोजन को वहाँ से ले सके। तो आप यूरिया का प्रयोग जब 15 से 20 दिन 25 दिन का पौधा हो जाए तब करना चाहिए। बुआई एवं रोपाई के टाइम में जो है यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आलू के किस्मों के है तो किस्में तो बहुत हैं, जैसे कुफरी, सिंदूरी और कुफरी का, लेकिन आपके क्षेत्र में जो उपलब्ध है और जिसका कि उत्पादन अच्छा हो रहा है, जो स्वस्थ हो, जिसमें कि रोग नहीं हो, कीट का प्रकोप नहीं हो, उस तरह का कंद का चुनाव करना चाहिए और उस तरह का फसल को लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप इन बातों को अपनाएं और अच्छी तरह से खेती करें। तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। सर, आप इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।